भूतिया कहानी। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशे उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं रेशमा को बेहद पसंद थी। बारिश रेशमा के बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती थी। रेशमा आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन सवर रही थी। बन सवर मतलब सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ बदल चुकी थी। रेशमा को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। रेशमा कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। रेशमा अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी, तभी उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी है। कितनी वारदातें हुई है। लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले रेशमा का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। रेशमा की खामोशी मिसेस कपूर के फोन ने तोड़ी। रेशमा ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। रेशमा को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। रेशमा ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। रेशमा का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने रेशमा को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, रेशमा भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का फासला तय करना था। रेशमा के पति जतीन का फोन आता है। हेलो रेशमा, कहाँ हो? जतीन ने कहा, मैं तो शादी में आई थी, पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। रेशमा ने बातें खत्म करके फोन रखा। रेशमा ने फटाफट से मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की निकल चुकी है। रेशमा सोचने लगती है कि वो अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी के परवाह करे बिना वहां से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी रेशमा की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। रेशमा ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया कि तभी बारिश की बूंदबारी आने लगी। रेशमा मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। रेशमा को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। रेशमा की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा रेशमा को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी।
रेशमा बारिश की बूंदोबारी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रेशमा का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश तो बंद हो चुकी थी। रेशमा हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन रेशमा के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही रेशमा की हवाइयाँ उड़ गई। तभी रेशमा देखती है कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? रेशमा ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। रेशमा फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। रेशमा आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियां के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। वो सब रेशमा की कार से आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। रेशमा भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही रेशमा बदहवास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई भी नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। रेशमा अब बेचैन सी होने लगी थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसके आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतीन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से रेशमा की नज़र उसके पर्स में जाती है और उसमें एक ताबीज दिखता है। वो ताबीज जो रेशमा की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त उसे दिया था और कहा था कि ये ताबीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। रेशमा ने तुरंत ताबीज लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। रेशमा के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस ली। रेशमा ताबीज की शक्ति से अचंभित हो गई। वो समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। रेशमा एक आधा किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहां उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक का नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में रेशमा ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसे वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या,
रेशमा की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। रेशमा ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा ने फिर से तवीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाईं बाईं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे नाकामियां मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। रेशमा उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। रेशमा उसे देख बस सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है। सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। रेशमा के पसीने छूटने लगे थे। रेशमा ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद की, ये तसल्ली कर ली और वहाँ बैठे बैठे तवीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियाँ रेशमा के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई रेशमा जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनकियां से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। रेशमा उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रेशमा घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। रेशमा चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते ही रेशमा को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और रेशमा का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। रेशमा गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। रेशमा मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहाँ 3 सफेद चादर ओढ़े 3 लोग थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। रेशमा समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले रेशमा ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो, मगर मुझे जाने दो, रेशमा ने बिलखते हुई उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत रेशमा के हाथों से सब जेवर छीन लिए। रेशमा अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही, मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए। एक लुटेरे ने रेशमा के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। रेशमा लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी रेशमा के पीछे भागे, मगर सहमी हुई रेशमा कितने तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार रेशमा को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, रेशमा पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं गिर जाता है। रेशमा को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते ही कि वार किसने किया, रेशमा भी उस तरफ देखती जहां से वार हुआ था। वहाँ तो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं, जिसे कॉलेज 5 पापी कहकर बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरों पर झपटते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। रेशमा वहाँ सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रहती थी और सोच रही थी
कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी, वही लोगों ने आज रेशमा को बुरे हादसे से बचा लिया था। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र हो जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोग को गलत समझ रही थी, मगर तुम इनसे आगे रेशमा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रेशमा के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। रेशमा वहां से सुरक्षित होकर घर गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।